हेलो एवरीबॉडी। देखिए, सीबीएसई ने कुछ रिड्यूस किया आपका सिलेबस 12th क्लास में। मतलब कुछ चैप्टर आपका नहीं हटाया है, उन्हीं में से कुछ पोर्शंस रिमूव कर दिया गया है। बट हम कर रहे हैं आर डी शर्मा और मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा, क्योंकि 12th नहीं देखनी है, कंपटीशन भी देखना है। तो कंसेप्ट्स मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमारा खत्म हो गया था। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, कि भाई मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? क्या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो वो आपका होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अब रही बात फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग क्या होता है, कि किस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग। मेरे पास मान लो y बराबर f(x) कोई फंक्शन दे रखा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूं, f(x) की वैल्यू भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो। या जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करूं, f(x) की वैल्यू भी क्या हो? डिक्रीज हो। तो फंक्शन क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो, f(x) की वैल्यू क्या हो? डिक्रीज हो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये होता है मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। उसके बाद ये जो आपका फंक्शन है, तो आपका जो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। ये चीज हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज में, कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो उसके डेरिवेटिव पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब और सेकंड थिंग, इसमें हमें मेनली निकालना क्या होता है? इंटरवल्स निकालने होते हैं। इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, कि भाई डोमेन है किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो वो सेकंड एक्सरसाइज में होगा। फर्स्ट में हमें इंटरवल्स नहीं निकालने हैं, हमें सीधा बताना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल्स निकालने के लिए हमें सॉल्व करनी होगी इक्वेशंस f(x) greater than 0, f(x) less than 0। वो हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी होती है इनको, ठीक है। अब रही बात इनको सॉल्व करने की, 11th क्लास में लीनियर इनइक्वेशंस में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा है रेशनल एल्जेब्राइक इनइक्वेशन। क्या होती है? मेरे px और qx क्या है? दोनों पॉलिनोमियल हैं। तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये आपकी होती है रेशनल एल्जेब्राइक इक्वेशन। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं
11th में आप करके आज के मैं एक बार फिर आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन है सॉल्व फोर एक्स क्यूब 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 6th क्लास से आप करते आए हो सॉल्व। सॉल्व का मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है जहां पर इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सॉल्व करते कैसे हैं? अब देखिए ये आपके पास है वी हैव 4x क्यूब 24x स्क्वायर 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, 9th क्लास से करते आए हैं, 10th क्लास से करते आए हैं। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 and 3 greater than 0। ठीक है, अब ये तो 0 होगा नहीं, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान रखिएगा जब आपने लीनियर इक्वेशंस की गई थी तो आपको बताया गया था कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो पहले उन्हें फैक्टराइज कर लो लीनियर फैक्टर में, अगर जितना हो सके तो। यहाँ पर हो गया, उसके बाद क्या करना था, नंबर लाइन ड्रा कीजिए। ठीक है, इन सभी को पुट करें 0 के बराबर। x क्या आएगा, 1 2 एंड 3 आएगा, इस पे रिप्रेजेंट कर लो 1 2 और 3। सिर्फ जो इसके सॉल्यूशंस हैं 0 पुट करने पे आए x टू, सिर्फ वही आपको पुट करनी है, सारे नंबर लाइन मत ड्रा कर देना, सिर्फ 1 2 एंड 3। उसके बाद ऑलवेज जो यहाँ होगा उसके इधर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप खुद देख लो 3 से बड़े पे सब 0 से बड़े आएंगे, तो 3 से बड़ा होते ही ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो 3 के बाद हमेशा जो राइट मोस्ट रीजन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। ये रूल होता है इस चीज का। अब देखिए, अब 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये नेगेटिव ही आना है ऑलवेज। करके देखोगे, लेस देन 1 रखोगे तब भी नेगेटिव ही आना है, पुट कर लेना चाहिए इसे। ठीक है, अब मेरा साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप लेंगे सिर्फ प्लस वाले। ठीक है, इट मीन्स x क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा या 3 से ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 2 और यूनियन आ गया तो क्या आएगा, यूनियन 3 से ज्यादा। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी आपके पास रेशनल अलजेब्रिक इक्वेशन हो, अगर डिनोमिनेटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना है आप उसको जितना हो सके फैक्टराइज कीजिए और उनको फैक्टराइज कर दीजिए। उसके बाद इसको पुट करो 0 के बराबर। x की वेरिएबल निकालो वैल्यूज, 1 2 एंड 3 आएंगी, यहाँ रिप्रेजेंट कर दो। ऑलवेज जो राइट मोस्ट रीजन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन,
लेस देन 0 है तो हम लेंगे नेगेटिव साइन। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया इन इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए। सॉल्व वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू -1 माइनस। जाहिर सी बात है कि फंक्शन इन पे डिफाइंड नहीं है तो डोमेन में तो होंगे नहीं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी ना हो, पहले सिंपली से आगे आप सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा तो होगा। सॉल्यूशन वी हैव 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसे लीजिए, और ऑप्शन है नहीं तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स ओवर मैंने इन दोनों को साथ लिए स्क्वायर टर्म सी इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो, बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में चीजों का। ये मेरा स्क्वायर है और आपका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। मेरे पास ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, 0 से बड़ा है। और ये कब पॉसिबल, ये तो क्या है, स्क्वायर है, इट मींस ये तो 0 से बड़ा होगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। 1 ओवर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बट एक चीज है, अगर x 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा सारा। इसका मतलब आपको यहां लिखना पड़ेगा एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत से क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है। अब ये तो रह गया स्क्वायर, कहते पॉजिटिव होगा या 0 होगा, लेकिन मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या किया, x 0 के बराबर नहीं होगा और इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इन दो की डिवीजन 0 से बड़ी है, ये तो क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको भी क्या होगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब x ग्रेटर -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, -1 से बड़ा और 0 नहीं हो। -1 से बड़े मतलब मेरा 0 इंक्लूड होता है, तो मुझे क्या करना है, 0 हटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। एक मिनट तो रुकना भाई। छोटा सा काम आ गया था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व 8x² + 16x
माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 3। अब पहले सॉल्व करना है। पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इधर 3 है, इसको उधर लेके आऊंगा मैं। सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 51 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले आऊंगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 8 माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो फिर मुझे 30 6 और 5 तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 24 किस पे आएगा 8 3 जा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ऊपर क्या आ गया 2x कॉमन x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन x प्लस 3 ओवर 2x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो कितना आ गया आपके पास x प्लस 3 2x माइनस 5 x प्लस 4 2x माइनस ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना वहां आपको बताया गया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे आप रखेंगे यूनिटी, बेटर रहेगा। 2 कॉमन ले रहा हूं ऊपर से मैं x माइनस 5/2 2 कॉमन x माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0 दोनों हट गए। अब वही फैक्टराइज हो गया, सबको अलग अलग 0 के बराबर पुट करिए। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 पहले आएगा माइनस 3 यहाँ पर आएगा, यानी कैसे पुट कर दे ये कितना है 5/2 यानी 2.5 और ये 3/2 1/5 ये आपका 5/2 ये आपने लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमेशा राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 है तो मैं लेऊंगा सारे पॉजिटिव वाले। इसका मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 -3 से यूनियन -3 से 3/2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर सोल्व करेंगे तो आगे भी हम दोबारा समझाएंगे सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करने होते हैं इन इक्वेशंस को। लेसन 0 होता तो लेते नेगेटिव वाले। ठीक है, देखिए अब हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंस है इंक्रीजिंग फंक्शन में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। बताता हूँ क्या है।
a function f(x) is said to be strictly increasing on ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान रखना है जो इंटरवल ए बी है कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f(x)। मैं जिस भी इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताऊंगा वो इंटरवल आपके जो फंक्शन है उसकी डोमेन में होना चाहिए। एक कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f(x1) लेस देन f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि अगर x1 छोटा है x2 से तो वैल्यू ऑफ f(x) भी क्या होगी? छोटी होगी f(x2) से फॉर ऑल। ठीक है, इसको आप लिख सकते इस तरीके से भी x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज f(x1) ग्रेटर देन f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। गलत ये भी नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा कि जनरली जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से सॉल्व करने होंगे मैथमेटिकली कि x1 और x2 आपको दो लेकर चलने पड़ेंगे उस इंटरवल में, और फिर आपको ये दिखाना होगा अगर x2 से तो आपको ये दिखाना होगा जो आपका फंक्शन है वो भी f(x1) छोटा होगा f(x2) से। ये है डेफिनेट मैथमेटिकली। इसको मतलब क्या है कि जैसे जैसे x की वैल्यू यानी ए फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing if the values of f(x) increases or decreases with the increase or decrease in the value of x। यानी अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ f(x) की वैल्यू भी इंक्रीज हो हमेशा, जब मैं x की डिक्रीज करता हूँ तो f(x) की वैल्यू भी क्या हो? हमेशा डिक्रीज हो, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब सबसे बड़ी बात, सबसे आसान तरीका है देखने का ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? अगर जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाए मूव्स अप तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अदरवाइज फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। कैसे? ऐसे मान लीजिए सबसे बेस्ट आसान होता है ग्राफिकली देखना। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं एक फंक्शन डिस्क्राइब करता हूँ इस तरीके से। ये मेरा y = f(x) कर्व है। अब आपको पता है जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे वो सभी इसके डोमेन पे होंगे कि उसी पे डिफाइंड है। अब मैंने एक इंटरवल ले लिया डोमेन पे, ये यहाँ ये a और ये b। मुझे इस पे देखना है, मैंने बताया था जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो लेफ्ट टू राइट, अगर आपको जो फंक्शन है ग्राफ है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तरफ जा रहे हैं यानी y बराबर f(x) की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x वैल्यू इंक्रीज होंगी। आप खुद देख लो, मान लो आपका एक ये पॉइंट है x1 और ये है x2, ये तो हो गया f(x1) और ये हो गया आपका f(x2). x1 छोटा है x2 से, f(x1) भी क्या है? छोटा है। एक तो ये वैल्यू आपकी आ गई f(x1) की, एक ये और एक ये आपका f(x1) है और ये आपका f(x2) है। f(x2) बड़ा है f(x1) से,
तो जैसे से एक्स हम मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट, अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। सबसे इजीएस्ट वे देखने का, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। तो ये था फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि इफ x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval ab, then function is strictly increasing। इन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, fx की वैल्यू भी क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे मैं x को मूव करवा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क है। अब इंक्रीजिंग कब कहेंगे, इंक्रीजिंग कब, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab। अब बस यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ गया तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू नहीं है तो मेरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे मैथमेटिकली कैसे हम बताएंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। क्वेश्चन देखिए अब, शो दैट द फंक्शन 2x plus 3 strictly increasing on r। यानी हमें बताना है पूरे रियल लाइन पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, करेंगे कैसे, मैंने बताया था, लेट x1 x2 belongs to r such that x1 less than x2, हमको ये लेके चलना है और मुझे दिखाना है fx1 less than fx2। बहुत सिंपल है। देन x1 less than x2 implies, अब देखिए अगर मैं इनइक्वालिटी में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, और अगर मैं सेम नंबर ऐड करता हूं तो भी साइन चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी। ये क्या बन गया, fx1, ये क्या बन गया, fx2। thus x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to r। so fx is strictly increasing on r। अब सर ग्राफिकली भी दिखाओ, लो भाई ग्राफिकली भी देख लो। आप सिंपल सी बात है, अब आप बड़े हो गए हो तो इसलिए सिंपली ग्राफ ड्रा करा करो। आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और वो किस में से पास करेगी। ठीक है, x 0 होगा तो y कितना होगा, 3, यानी 0 3। ये आपकी क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x plus 3। ठीक है, अब खुद देख लो, जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी fx की वैल्यू बढ़ ही रही है, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो फंक्शन जैसे x में बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन मेरा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और क्वेश्चन देखिए, show that the function is strictly increasing on 0 से infinity। fx बराबर एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। देखिए कैसे होगा, वी हैव फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर। लेट, मुझे इंटरवल इस पे दिखाना है, तो दो लूंगा एलिमेंट्स, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी सच दैट x1 is less than x2, then x1 is less than x2 implies, अब देखिए x1 is less than x1 x2, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x1, ठीक है। अब क्योंकि देखो साइन चेंज इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, अगेन x2 implies x1 x2 is less than x2 square, multiplying both sides by, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x2 मेरा क्या पॉजिटिव है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये इससे छोटा है और ये छोटा, तो क्या होगा, ये इससे छोटा होगा, x1 less than x2 implies x2 less than x2 square implies fx1 less than fx2, thus x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to 0 to infinity, so fx is strictly increasing on 0 से infinity। और अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, ये आपका पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, x इक्वल टू y टाइप का है, तो ये तो इस टाइप में बनता है, लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, 0 से इन्फिनिटी का, तो सिर्फ ग्राफ में क्या आएगा, यही आएगा। और आप खुद देख लीजिए, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, fx की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही था। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, पहले एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, फिर एक बार x2 से। x1 स्क्वायर इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा होगा ही होगा, वही हमारा fx1 fx2 आ गया। और क्वेश्चन देखिए, show that the function fx बराबर a की x is greater than 1
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, अब देखिए वी हैव एफ एक्स बराबर ए की एक्स। अब देखो मेरा ये ए क्या है, एक से बड़ा है, तो लेट x1 x2 belongs to R such that x1 is less than x2, then x1 is less than x2। अब देखिए मेरा ये एक से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ भी पावर लूंगा तो वो ऐसे ही रहेगी। जैसे मान लो मेरे पास 1.1 ले लो आप थोड़ी देर के लिए, अब छोटा है x1 x2 से, 2 इज लेस देन 3, तो 1.1 का स्क्वायर लेस देन 1.1 का क्यूब। आप कुछ भी ले लो, आना इससे बड़ा ही है वो, इसका मतलब fx1 इज लेस देन fx2, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ग्राफ भी देखेंगे आप इसका, तो ग्राफ होता है ए की एक्स का इस तरीके से, ये आपका y इज इक्वल टू ए की एक्स है और ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो लेक्चर बड़ा हो गया, नेक्स्ट में हम करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस। और बीच में एक थोड़ा इंटरप्शन हो गई थी, कोई बोलने आ गया था, तो वो एंड नहीं हुआ उस वीडियो का, कंटिन्यू ही रहेगी आपको, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।